और ये टॉपिक होगा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में हम क्या क्या देखेंगे ये बात आपको समझना है। चाहे कोई भी आप कैपेसिटर पढ़े हो, पहले तो हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। प्रिंसिपल कैपेसिटर का आपने पढ़ा है, चाहे कोई भी कैपेसिटर हो सबका प्रिंसिपल सेम है। फिर हम इसका कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे और इसका कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है इस बात को हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कैपेसिटर जो है कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए दो कंडक्टर का यूज किया जाता है। यहाँ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी दो हॉलो स्फेयर से बना होता है, दो हॉलो कोएक्सियल सिलेंडर से यह कंसिस्ट होता है। ध्यान दोगे इसमें एक अंदर जो है बहुत ही पतला और इसकी जो डायमीटर है इसके लेंथ के कंपैरिजन में बहुत ही कम है, ऐसे एक सिलेंडर है। और जस्ट इसके ऊपर एक दूसरा सिलेंडर है, दोनों होलो सिलेंडर है और दोनों कैसा है, कोएक्सियल। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको क्या याद रखना है, पहली बात कि सिलिंड्रिकल कैपेसिटर कंसिस्ट फ्रॉम टू होलो कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ रेडियस ए एंड बी। इनर वाले सिलेंडर की रेडियस हमने ए कंसीडर किया है, शायद ये समझ में आ रहा होगा, हमने ए लिखा है। और आउटर सिलेंडर की जो रेडियस है यह बी है। वन सिलेंडर इज कनेक्टेड टू अर्थ while another cylinder is connected to electric source। ये जो है कि इसका कंस्ट्रक्शन रहा। अब इस कंस्ट्रक्शन में मेन रूप से हमें अब इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो कैसे कैपेसिटेंस निकालेंगे, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी फाइंड करना है। तो अगर हमें C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी फाइंड करना है तो ध्यान दोगे क्या आप करोगे, सबसे पहले जो है कि दोनों कंडक्टर के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करोगे। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें पता हो तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हमें जो है कि इन दोनों के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, गॉस थ्योरम यूज करोगे। और गॉस थ्योरम के लिए आप क्या करते हो, एक इमेजिनरी आप सिलेंडर बनाते हो, इमेजिनरी आप सिलेंडर ले लोगे। हम पूरा काम करेंगे नहीं, बस समझा रहे हैं, ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है, फिर भी कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें एनसीईआरटी में दिया है इसलिए बतला रहा हूं और आप आसानी से डिराइव कर लोगे बस थोड़ा सा सुनोगे तो ये जो है हम एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर कर रहे हैं और इसे हम गॉसियन सिलेंडर कहेंगे। और इस गॉसियन सिलेंडर की रेडियस आर है। छोटा सा पोर्शन लेंगे, इस छोटे से पोर्शन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर पूरे इस गॉसियन सिलेंडर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और फिर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सपोज दैट इनर सिलेंडर का ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप ध्यान दोगे, आप लिखोगे डायरेक्ट, हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड between the cylinder at point P, E इज इक्वल टू, डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहे हैं, E इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ साइलोन नॉट लेमडा बाई आर। आपको याद होगा, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि अगर जो है कि सिलेंडर हो या पतला वायर, ये वायर था, तो इस वायर के कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/2 पाई ऑफ साइलोन नॉट लेमडा बाई आर, याद आ रहा है ना? इसी तरह से इस पतले से सिलेंडर के कारण इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2 पाई ऑफ साइलोन नॉट लेमडा बाई आर। यहाँ लेमडा क्या है, अगर इसकी लेंथ L है तो लेमडा इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, लेमडा इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q बाई L। तो 1/2 पाई ऑफ साइलोन नॉट Q बाई L इंटू R।
इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया। मेन जो बात है ये अब आपको समझना है, ये थोड़ा सा बतलाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हैंड रेज करोगे आप लोग जिसको जिसको समझ में आ रहा है। हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखा है, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, उसी के बेस पर हमने डायरेक्ट ये रिजल्ट लिख दिया है। बहुत सही, बहुत बढ़िया, ज्यादा लोगों को समझ में आ रहा है तो ये बात हमने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, अब आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट पॉइंट आप समझोगे। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया तो पोटेंशियल निकालना है, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करें, तो आप बतलाओगे यहाँ पर, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सिलेंडर, दोनों सिलेंडर के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें जानना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, इस बात को बतलाना है। रिया सिंह बतलाओगी, रिया सिंह? नहीं, कोई लोग बतलाओ कि हैंड रेज करो आप लोग, कौन लोग बतलाओगे? अगर हमें इन दोनों सिलेंडर के बीच में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता होने के केस में, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे? किशन वर्मा बतलाओगे? बहुत सही, इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन से। v इक्वल टू, हाँ हाँ बोलो, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? v इक्वल टू इंटीग्रेशन e डॉट डी आर। इंटीग्रेशन क्यों करेंगे किशन? क्योंकि हम जब इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म ही है, डिस्टेंस के पढ़े साथ थे, सुन लोगे मेरा क्वेश्चन फिर आप रिप्लाई करना। हम लोग जब पीछे चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख लिया था, लिखा था। इसके बाद से पोटेंशियल निकालना हुआ तो v इज इक्वल टू ईडी हमने सीधे सीधे किया था। यहाँ पर v इज इक्वल टू ईडी क्यों नहीं, क्यों इंटीग्रेशन करेंगे? क्योंकि सर डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। अच्छा, वहां r पे डिपेंड कर रहा है। वहां पे डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा था? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वहाँ यूनिफॉर्म था। बहुत सही, ये करेक्ट आंसर है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यह नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए हमें इंटीग्रल करना होगा। वहां हम निकाल रहे थे तो ये प्लेट एक लिया था हमने और ये प्लेट लिया था, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसे पता चला कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है किशन? ये हमें कैसे पता चला कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? सर फॉर्मूले से r पे डिपेंड कर रहा है। नहीं, यहाँ पे भी तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस d था, यहाँ से डिस्टेंस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है d तक, यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ रहा है। फार्मूले से r पर डिपेंड कर रहा है ऐसा नहीं। ध्यान दोगे एक चीज हम रिलेट कर रहे हैं इस फार्मूले को, आपने पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ा था। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क निकालना था, यदि फोर्स कांस्टेंट हो रहा था तो सीधे सीधे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे थे। लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल था तब आप इंटीग्रल कर रहे थे ना, डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं था, डिस्टेंस के बेस पर आप इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे, आप मेन देख रहे थे फोर्स को कि फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। सिमिलरली यहाँ पर भी पोटेंशियल फाइंड करने के लिए आप क्या देखोगे कि फील्ड कांस्टेंट है या ये वेरिएबल है। यहाँ पर फील्ड वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल है इस बात को आप समझो। वेरिएबल इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर वाला पोर्शन या नीचे वाला पोर्शन अगर हम लेते हैं तो इस तरह से जो है कि ये बना है, अंदर एक सिलेंडर है बाहर वाला सिलेंडर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे बाहर से अंदर या अंदर से बाहर की तरफ ये फील्ड है किसी भी तरीके से हो, तो आप देखोगे कि क्या ये फील्ड लाइंस जब आप ड्रा कर रहे हो तो क्या एक दूसरे के पैरेलल है, तो आंसर है कि नहीं, ये पैरेलल नहीं है, ये जो है ऐसे आकर के कम जगह पे मिलती हुई अपीयर हो रही है। दैट इज ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है।
और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इस तरीके से ना फील्ड लाइंस है, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ से क्लियर है कि दोनों सिलेंडर के बीच में जो फील्ड डेवलप होगा यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझ में आ गया किसान? सबको समझ में आ रहा नहीं ये यस सर। कि फील्ड जो है नॉन यूनिफॉर्म होगा, तब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो ध्यान दोगे, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम लिखेंगे माइनस EDR, और लिमिट ले रहे हैं B से A से B तक। अंदर वाले की रेडियस जो है A है और बाहर वाले की रेडियस B है, तो A to B। तो दिस इज इक्वल टू, ध्यान दोगे E की वैल्यू आप रख दोगे, तो E की वैल्यू कितना हो जाएगा, E की वैल्यू है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L इंटू 1/R dr A to B। अब ये आप ध्यान दोगे, ये जो वैल्यू है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L कांस्टेंट है, बाहर कर ले रहे हैं, और 1/R का इंटीग्रेशन log R, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L, जहां नहीं दिखाई देगा आप बोलोगे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L और log R और बेसी लिमिट रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू आप लिमिट रखोगे, और लिमिट रख करके जो है कि सॉल्व करोगे, तो ये हो जाएगा माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L log B माइनस log A। ये याद आ रहा है ना, आपने पढ़ा होगा कि ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आप सोच करके बतलाओगे कि log B माइनस log A को कितना लिख सकते हैं, हैंड रेज करो आप लोग। log B माइनस log A को क्या लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है? हाँ, बहुत लोग हैंड रेज किए हो, ज्यादा लोगों को पता है। क्या लिखा जाएगा, log B बाई A लिखा जा सकता है ना, log B अपॉन A। हाँ, तो यहां से आप ध्यान दोगे, इसका लिमिट थोड़ा सा जो है कि हमने गड़बड़ ले लिया है। लिमिट यहाँ B से A की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। क्यों लिमिट B से A की तरफ लेकर के चल रहे हैं, इस बात का जिक्र हम अभी कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो ये हो जाएगा B to A, तो ये B to A होगा, और ये हो जाएगा log A माइनस log B, या log B माइनस log A करोगे तो माइनस साइन बाहर होगा, और ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, और दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L, और आप लिख सकते हो इसे कितना, Q बाई L log B बाई A, log B बाई A। सही है ना, यहाँ तक सही है ना? ये लिख सकते हो ना इसे सॉल्व करके, इतना इसे सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई L log B बाई A। अब आपको ध्यान देना है नेक्स्ट पॉइंट कि ये आपने पोटेंशियल फाइंड कर लिया, पोटेंशियल आपको मालूम हो गया, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। कैसे कैपेसिटेंस निकालोगे, इस बात को आप समझोगे। इसे हम इरेज कर रहे हैं, ऊपर इरेज कर रहे हैं। नोट्स सबको मिला है, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है, केवल हमें यहाँ पे समझना है। तो ये ध्यान दोगे आप, जब आपने पोटेंशियल निकाल लिया तो देयरफॉर कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर C इज इक्वल टू Q बाई V। और ध्यान दोगे इस पे चार्ज जो है कि हम कंसिडर कर ले रहे हैं प्लस Q चार्ज है, अंदर वाली प्लेट पर माइनस Q चार्ज है, तो Q अपॉन V
v की वैल्यू रखते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एल और log बेस ई बी बाई ए। अब आप q से q कैंसिल करा दोगे और ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाई log बेस ई बी अपॉन ए, log बेस ई बी बाई ए। ये जो है कि रिजल्ट रहा सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। मेन रूप से आपको ध्यान देना है कि C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। हमें जो है कि मेन रूप से भी निकालना रहा, भी निकाला हमने इसमें कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें अगर पता चल गया तो फिर हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक और तरीका है जिससे आप पोटेंशियल डिफरेंस और आसानी से निकाल सकते हो, उस तरीके का यूज हम स्फेरिकल कैपेसिटर में करके बतलाना चाहेंगे कि वहां से वो क्लियर हो जाएगा। ये आप क्या कर सकते हो, याद रखना है कि किसी भी कंडक्टर को अगर ग्राउंडेड किया जाए, अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसकी पोटेंशियल 0 होता है। तो इन दोनों के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो इस पे पोटेंशियल है और इसकी पोटेंशियल 0, केवल आउटर वाले की आप पोटेंशियल निकाल लो। तो अगर आप आउटर वाले की पोटेंशियल निकाल दोगे तो यही पोटेंशियल दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। शायद ये मेरी बात नहीं समझ में आ रहा होगा, हम इस प्रोसेस का यूज कर ले रहे हैं स्फेरिकल कैपेसिटर में, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया ना, चलें आगे। जी सर। ये आप ध्यान दोगे और एक बार और इसे आप अपने से पढ़ोगे और एनसीईआरटी का इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है उसका भी जिक्र कर ले। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया है, दो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो उसका जिक्र अब बाद में कर रहे हैं। अगली टॉपिक पे हम चल रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। C is equal to 2 pi of epsilon naught L divided by log B by A। बेस E है, बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.3026 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप जान रहे हो। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेकर के चलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर तो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हम काम करेंगे। तो स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे कंसिस्ट होता है, वो भी जो है कि दो कंडक्टर से कंसिस्ट होगा और दो कंडक्टर से कंसिस्ट है तो उसके लिए हम काम करें। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में दो केस अराइज हो सकता है, दो केस अराइज होगा। ये जो है कि स्फेरिकल कैपेसिटर है। स्फेरिकल कैपेसिटर आल्सो कंसिस्ट फ्रॉम टू कंडक्टिंग स्फेयर्स, बोथ आर कंसेंट्रिक। दोनों जो है कि कंसेंट्रिक है और एक की रेडियस हम कंसीडर कर ले रहे हैं स्मॉल a है और आउटर वाले स्फेयर की रेडियस स्मॉल b है। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दो केस अराइज हो सकता है। या तो आप क्या कर सकते हो कि आउटर स्फेयर को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो और इनर स्फेयर जिसका नाम आप B दे रहे हो, इसका नाम A दे रहे हो और इस आउटर वाले स्फेयर का नाम आप B दे रहे हो। यहाँ दो केस अराइज हो सकता है। दो कौन कौन से केस अराइज होंगे कि आप जो है कि आउटर स्फेयर को जो है कि इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करो, अंदर वाले को ग्राउंडेड कर दो, या तो फिर उसका ठीक उल्टा करो। उल्टा करो मीन्स अंदर वाले को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करो और बाहर वाले को ग्राउंडेड करो। तो दो केसेस अराइज हो सकते हैं और यहाँ पर हम जो है कि फर्स्ट केस लेकर के चल रहे हैं कि आउटर वाले को हम ग्राउंडेड कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट केस हम लेकर के चल रहे हैं कि व्हेन inner sphere is connected to electric source and outer sphere is grounded, earth is grounded
outer sphere is grounded, when outer sphere is grounded, अगर आउटर स्फेयर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं और अंदर वाले को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं, तब क्या केस अराइज होगा? अंदर वाले को, अंदर वाला जो स्फेयर ए है, इस स्फेयर को हम इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करके हम इस पर प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। इस अंदर वाले स्फेयर पे चार्ज की अमाउंट क्या है? प्लस क्यू। जैसे ही हम इसे प्लस क्यू चार्ज देते हैं, तो प्लस क्यू चार्ज देते ही यहाँ पर इस आउटर स्फेयर के इनर पोर्शन पे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। अंदर चार्ज निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, जबकि बाहर वाले सरफेस पर प्लस चार्ज जो है इंड्यूस्ड हो जाता है, बाहर प्लस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इसको जो है कि ग्राउंडेड करते हैं, अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो अर्थ से कनेक्ट करते ही इलेक्ट्रॉन जा करके इस प्लस को न्यूट्रल कर देता है। इस तरह से आउटर स्फेयर इसका निगेटिवली चार्ज है और इनर स्फेयर पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्लियर हो गया ना? यहाँ तक कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि नहीं? केवल कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया ना आप लोग को? जी सर। यस सर। तो कंस्ट्रक्शन में सिंपली क्या आपको याद रखना है कि स्फेरिकल कैपेसिटर कंसिस्ट फ्रॉम टू होलो कंसेंट्रिक स्फेयर, one is connected to electric source and another is grounded. Space between both sphere is filled with air or any dielectric medium. अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भर देंगे तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो बीच का जो स्पेस होता है यह किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से भरा होता है या एयर से भरा होता है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, इसका हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करोगे? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। थोड़ा सा आप समझोगे, यहाँ पर यहाँ प्लस चार्ज है तो प्लस से माइनस की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इनर वाले स्फेयर से आउटर वाले स्फेयर की तरफ है, तो ये जो फील्ड होगा इस तरह से ये फील्ड है, यानी कि ये फील्ड डाइवर्ज कर रहा है कि नहीं? ये फील्ड आगे चल करके बढ़ रहा है ना, डाइवर्ज कर रहा है। दैट इज यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इन दोनों के बीच में कैसा फील्ड डेवलप होगा? नॉन यूनिफॉर्म। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था तो सीधे आप E निकाल ले रहे थे और V इज इक्वल टू ED कर ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपको V इज इक्वल टू ED नहीं करना होगा, आपको इंटीग्रल मेथड, इंटीग्रल प्रोसेस का यूज करना होगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो फील्ड डेवलप हो रहा है यह नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दूसरी बात आप समझोगे, एक तो ये तरीका है जैसे कि पीछे हमने बतलाया कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे? आप गॉसियन स्फेयर ले लो और गॉसियन स्फेयर किसी पॉइंट पर फ्लक्स और फिर गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल लोगे और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 1/4πε0r²। फिर उसका जो है कि इंटीग्रल आप कर दोगे, इंटीग्रल कर लोगे बी से ए तक, तो इंटीग्रल कर लोगे तो आपको जो है कि फिर मालूम हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हम इस बार थोड़ा सा प्रोसेस चेंज करने वाले हैं। इस प्रोसेस का हम यूज करेंगे, हम क्या सोच करके हम इसे डिराइव करेंगे कि किसी भी कंडक्टर को जब हम ग्राउंडेड करते हैं तो उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाती है। हाँ, किसी भी कंडक्टर को ग्राउंडेड करेंगे तो उसकी पोटेंशियल जीरो। तो अगर हम ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो क्यों ना हम ए पर नेट पोटेंशियल निकाल लें, इसी का पोटेंशियल जो है कि पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? तो यस सर। अब आप ध्यान दोगे, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना? जीरो। इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा और बाहर भी क्योंकि नेट चार्ज, इस पर प्लस इस पे माइनस, नेट चार्ज जीरो होने के कारण बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होगा। तो अब आपको काम करना होगा पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें। आप सबसे पहले एक काम करो कि पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट बी
V outer इज इक्वल टू आउटर स्फीयर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो V आउटर V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको समझ के काम करना होगा। इस अंदर वाले स्फीयर के कारण भी यहाँ पर पोटेंशियल डेवलप होगा और इसके खुद अपने चार्ज के कारण भी पोटेंशियल डेवलप होगा। तो आप इसे लिखोगे, कितना लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B और फिर जो है माइनस क्या लिखोगे, इस पर चार्ज -Q चार्ज है, इस पर +Q चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निगेटिव, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B। तो ये जो है कि पोटेंशियल की वैल्यू रहा। सर पहले वाले में Q अपॉन A होगा ना? Q अपॉन A, तो ये जो है कि इस पे ये पोटेंशियल की वैल्यू रहा, नहीं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना पड़ जाएगा, चार्ज को हमें लेकर के चलना पड़ेगा और चार्ज की वैल्यू निकालना पड़ जाएगा, थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा होगा। हम सीधे जो है कि वो डेरिवेशन इंटीग्रल वाले मेथड से लेकर के चल रहे हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है सीधे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ स्फीयर दोनों स्फीयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -EdR और लिमिट ओवर B टू A, और E की वैल्यू आप लिखोगे कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R डिस्टेंस पर। अगर यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी हम ये बतला रहे हैं कि टाइम ना ओवर हो जाए, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो ये जो है कि R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R और B टू A। अब आप इसका इंटीग्रल करोगे, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होता है ना, टाइम मैं जिसे सोच रहा था वो जी सर, टाइम का ही दिमाग में चल रहा था। तो ये जो है कि हम लिखेंगे इतना, तो दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, बाहर हम ले बाहर आ रहे हैं, जाएगा। तो ये हो जाएगा जी सर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q 1/R स्क्वायर, 1/R R स्क्वायर माइनस 2। इंटीग्रल हम डायरेक्ट बोल रहे हैं x टू दी पावर यस सर, n dx n का क्या प्लस इंटीग्रल हो जाएगा, x टू दी पावर x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन तो n ये प्लस जो 1। है r पावर -2 का इंटीग्रल r पावर -2 प्लस -2 + 1। r पावर -1 यस सर, अपॉन -1, अपॉन या हम -1, इसे तो डायरेक्ट -1 1 बाई बाई r लिख -1 बाई सकते r। हैं, सही है ना। यस सर, A टू B। और यस माइनस सर। ये बाहर आ जाएगा, प्लस कर देगा, और ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। दिस इज इक्वल टू, आप इसे और आगे बढ़ा लो तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और AB BA, और ये क्या बचेगा B माइनस A। ये पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद आप क्या काम करोगे, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया तो आपको C निकालना है, तो C इज इक्वल टू कितना Q अपॉन V। तो अब आसानी से आप जो है कि इसे निकाल लोगे, इसे मिटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हुआ होगा क्योंकि हमने वो प्रोसेस लेके चला था और फिर इंटीग्रल का हमने फॉलो करने लगा। तो आप ध्यान दोगे, देयरफॉर कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q की वैल्यू Q और V कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस A डिवाइडेड बाई AB या BA। अब आप ध्यान दोगे यहाँ से Q से Q कैंसल आउट हो जाएगा, C इज इक्वल टू कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर चला जाएगा B माइनस A अपॉन
ए बी, ये जो है स्फेरिकल कैपेसिटर के सर ए बी अपॉन बी माइनस ए होगा। ए बी ऊपर हो जाएगा ना, जी सर। मैं गलती कर रहा हूँ जी, ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये जो है कि रिजल्ट रहा। अब जो है कि आप थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक पे चलोगे तो ये काम आपको छोड़ दें, जी सर। ध्यान दोगे, ये नोट्स में दिया गया है ना टॉपिक, नोट्स में ये टॉपिक दिया गया है और एकदम परेशान नहीं यस सर। होना। थोड़ा सा मैंने इसे जल्दी पढ़ाया, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। एक बार हम दोनों टॉपिक को हम रिवाइज कर रहे हैं, एक बार हम इसे देखें। आपको क्या करना है, अगर कैपेसिटेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस आप फाइंड करो, और पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए तो आसानी से C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V का आप यूज करो, आसानी से जो है कि आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो। स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A होता है। ये तब के लिए रिजल्ट है जबकि आउटर स्फेयर को ग्राउंडेड किया गया है, आउटर स्फेयर को ग्राउंडेड हमने किया है और इनर स्फेयर को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट किया है। बात समझ में आया नहीं? अब इस अगर हम आउटर स्फेयर को इलेक्ट्रिक सोर्स से कनेक्ट करते हैं और इनर स्फेयर को ग्राउंडेड करते हैं, तब ये रिजल्ट नहीं होगा, वो रिजल्ट जो है कि चेंज हो जाता है। तो उसका जिक्र हम नहीं कर रहे हैं, उसका जिक्र यहाँ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए देखेंगे अब किसी दिन जो है कि डिराइव करा देंगे। अब आप ध्यान दोगे इस रिजल्ट पे, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इस बात पर डिपेंड करता है ए और बी, कितना ए की वैल्यू ज्यादा होगा कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, बी की वैल्यू ज्यादा होने पर कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। लेकिन दूसरी बात आपको ध्यान देना है, बी माइनस ए कम होना चाहिए, बी माइनस ए जितना कम होगा, दो अगर आपको स्फेरिकल कैपेसिटर दे दिया जाए, एक यह स्फेरिकल कैपेसिटर है, ये स्फेरिकल कैपेसिटर है, और एक यह दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर है। आप बतलाओगे कि फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा? आप फर्स्ट। हैंड रेज करो, आप लोग बतलाओगे इन दोनों में से किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा? अभिषेक यादव। यस सर। हाँ, बतलाओगे किसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा? फर्स्ट का। फर्स्ट। हाँ, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा है, ए की वैल्यू यहाँ कम है और यहाँ ए की वैल्यू ज्यादा है, बी इतना है। डिफरेंस जितना कम होगा, बी माइनस ए जितना कम होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? तो डिफरेंस कम होना चाहिए। दूसरी क्या बात याद रखना है कि दोनों के बीच अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाता है तो इसका कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर भी आपने देख लिया और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर थोड़ा सा जल्दी आपने पढ़ा है, मुझे भी लगा है कि मैंने इसे थोड़ा सा ज्यादा ही जल्दी पढ़ा दिया है। सर तो इसका आंसर सेकंड वाला होगा ना? हाँ सर ना सेकंड होगा ना? नहीं सुना, मैं नहीं समझ पाया क्या बोल रहे हो आप लोग। हाँ बोलो आप आंसर लोग। सेकंड होगा ना? आंसर क्या होगा? ये कोई एक लोग बोलो, मैं नहीं सुन पाऊंगा तो फिर सही नहीं बतला पाऊंगा। एक लोग कोई बोलो। हाँ बोलो विशाल। आंसर सेकंड होगा ना सर? हाँ सेकंड वाला नहीं, ये हाँ सेकंड का कैपेसिटेंस ज्यादा होगा और फर्स्ट वाले का कैपेसिटेंस कम होगा, क्योंकि इसका रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है, और रेडियस का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और रेडियस का डिफरेंस अगर कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ज्यादा कैपेसिटेंस सेकंड कैपेसिटर का होगा और इसमें कम कैपेसिटेंस जो होगा फर्स्ट वाले का होगा। इसी पर बेस जो है कि 3-4 न्यूमेरिकल है, आप उसे देख जाओगे। एक डेरिवेशन भी है, 2 तो डेरिवेशन ही है, तो आप उसे देखोगे नोट से आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर आपको दिक्कत होगा तो आप मुझे बतलाओगे, हम इसे फिर से काम इस दोनों टॉपिक पे करेंगे। और इस तरह से ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है।
तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर दें, क्या करें, जैसा आप लोग कहोगे उस तरीके से काम करेंगे, बतलाओगे? सर एक दिन और एक्सरसाइज पे देते हैं, मंडे से स्टार्ट करेंगे सर। या सर एक दिन और सर एक्सरसाइज। अच्छा, अभी ये हमारा टाइम जो है 8:40 से स्टार्ट होता है ना, जी सर। 9:20, और 9:20 या 10 मिनट बीच में गैप रहता है, तो 9:30 से जो है कि आपका दूसरा क्लास स्टार्ट होता है। हम थोड़ा सा इसे खत्म कर रहे हैं, फिर से कनेक्ट कर रहे हैं।